महसूस कर सकते हैं कि रुकेंगे तो मरेंगे, कहाँ, अपनी जगह पर रुकेंगे। तो भागो भागो, चाहे जिस ओर भागो, अपना नहीं कोई, गति ही सहारा यहाँ, रुकेंगे तो मरेंगे, रुकेंगे तो मरेंगे। तो ये जो बात अकेले बहुत सी इन 16 कविताओं में अकेले इन बातों को रखा है, जिसमें अलग अलग डायमेंशंस के साथ जो है विभाजन की त्रासदी को देखने की कोशिश की है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि सालों से राजनीति सालों से जो विश्वास था जनता में, वो विश्वास वहाँ से हट गया और पक गई है फसल में। वो कहते हैं कि ये जो विभाजन की, इस सांप्रदायिकता की जो फसल यहाँ उगी है, सदियों तक ये फसल कटेगी। आगे तक इस बात को कहते हैं। आगे के ही समकालीन कुछ ही कवियों ने लिखा है, आगे उस समय के कुछ कवियों ने ही लिखा है। तो आगे के समकालीन कवि शमशेर ने विभाजन और विस्थापन को अपनी संवेदना में महसूस किया है। साधारण सी पंक्तियां लग सकती हैं, लेकिन बहुत गहराई है इसमें। कवि शमशेर कहते हैं, ईश्वर अगर मैंने अरबी में प्रार्थना की, ईश्वर अगर मैंने अरबी में प्रार्थना की तो मुझसे नाराज हो जाएगा तू। अल्लाह यदि मैंने संस्कृत में संध्या कर दी तो बोझक देगा। साधारण सी पंक्तियां हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है। व्यक्ति, हम सबकी अपनी एक भाषा है जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा क्या है? हमारी एक भाषा है जिसमें हम अपने भावों को, संवेदनाओं को समेटते हैं। उसी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम सोचते हैं, एक ऐसी भाषा जिसमें हम प्यार करते हैं, जिसमें हमारा वात्सल्य होता है, जिसमें हमारी घृणा और क्रोध होता है। उस भाषा को एक सुप्रभात में आपसे कह दिया जाए कि ये भाषा आपकी नहीं है, वो भाषा जिसमें हमने सपने देखे, वो भाषा आपकी भाषा नहीं है, कह दिया जाना, वहाँ मानवीय संवेदनाओं को समस्त रूप से समाप्त कर दिया जाना है। तो यहाँ ये जो स्थिति आई, तो इस बात की ओर शमशेर की कविता इशारा करती है, किस प्रकार इस विभाजन के साथ हमारी भाषा भी हमसे छिन गई। इस ओर कवि यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। अब जैसा कि कहा गया कि ये जो विभाजन और विस्थापन की बात है, अन्य कुछ कवियों ने भी कुछ कविताएं उस दौर में लिखी हैं। सभी कविताओं का जिक्र संभव नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो विभाजन की बात है और विस्थापन की बात है, वहीं तक ठहर नहीं गई है, बल्कि वो पीढ़ियों तक चली है। जैसे कि एडवर्ड सईद कहते हैं कि एक प्रलंबित पीड़ा है। विभाजन की जो पीड़ा है वो उस समय समाप्त होने वाली पीड़ा नहीं है, एक प्रलंबित है, आगे बढ़ती जाती है। तो अनंतर भी हम देखते हैं कि समकालीन दौर के कवियों ने विभाजन और तज्जन्य विस्थापन की जो गूंज है वो उनकी कविताओं में भी सुनाई देती है और बहुत ही सशक्त रूप से सुनाई देती है। और इस विभाजन के द्वारा जो विस्थापन हुआ वह शारीरिक विस्थापन मात्र नहीं था, मन से मन का विस्थापन भी था। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। संभवतः इसी कारण उसकी गूंज जो है हमें सुनाई देती है। इन्हीं के जो समकालीन दौर के कवि हैं नवल शुक्ल सवाल करते हैं, लोकतांत्रिक ढांचे में कितनी सहज हो सकती है लोगों की बेदखली। ये प्रश्न है कि एक हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, इस लोकतंत्र के ढांचे के अंदर एक समाज से किसी दूसरे उसके भीतर के ही एक हिस्से की बेदखली कितनी आसानी से उसको कर दिया जाता है, इस पर कोई प्रश्न करते हैं। विस्थापन वास्तव में लोगों के भीतर लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा करता है। हमें लोकतंत्र पर बहुत अधिक विश्वास है, हम मानते हैं हम इसका अंग है, हम सुरक्षित है, हमारा है, तो हमारा अपना है। लेकिन इसके भीतर, इस लोकतंत्र के भीतर हमारी जो असुरक्षा है वह विस्थापन उसने लोगों के मन में इस लोकतंत्र के प्रति ही एक अविश्वास जो है उसको पैदा कर दिया है। समकालीन कवि लिखते हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र की सड़कों पर, उस समय की विभाजन की बात कर रहे थे, सबसे बड़े लोकतंत्र की सड़कों पर पहली बार चल रहे हैं इतने पैर, पहली बार चल रहे हैं इतने पैर, इतने शरीर, इतने दुख शायद
दुनिया में किसी देश में नहीं चले होंगे एक साथ। और आगे उस टूटन को देखा जा सकता है जो विस्थापित होने के साथ हो रहा था। विस्थापन के दो लोग कविता शीर्षक है, रातों रात काट कर रख देते हैं मुल्क, बस्ती चीखती है, दुकानें लुटती हैं, देखते देखते लाशों से भर जाता है। अब एक प्रसिद्ध शायर है निगाह फाजली, उन्होंने लिखा है इस विभाजन को लेकर, अपना गम लेकर कहीं और जाया न जाए, घर में बिखरी चीजों को संभाला जाए। आगे एक बहुत अहम बात लेते हैं कि हम भारतीय हैं, हमारे कुछ अदब हुआ करते हैं, हमारी कुछ संस्कृति के अपने कुछ अदब हुआ करते हैं। वो कहते हैं बाग में जाने के भी अदब हुआ करते थे, बाग में जाने के भी अदब हुआ करते थे, किसी तितली को फूलों से उड़ाया न जाए, किसी तितली को फूलों से उड़ाया न जाए। ये भारतीय संस्कृति थी। और कहाँ घटित हुआ यह विभाजन? इसी भारतीय संस्कृति में। कहाँ घटित हुआ यह विस्थापन? इसी भारतीय संस्कृति में। निगाह फाजली लिखते हैं, खुदकशी करने की हिम्मत सभी में नहीं। ये हालत है विभाजन, विस्थापन का दर्द जो है उसको हाल ही में जो बलि दत्नी की कब्र खोदने की घटना हुई थी उससे जोड़कर एक बहुत ही सशक्त कविता है देवी प्रसाद मिश्र, बहुत ही संवेदनशील कविता है। उसमें इसकी मार्मिक अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। कविता का शीर्षक ही है जो पीले नीर नैना के, जो पीले नीर नैना के। तो एक भारतीय जिसने अपने, जैसा कहा कि ये नदी, ये पहाड़, ये दौड़ते बच्चे, ये हमारे आसपास बहुत कुछ है जो हमारी संवेदना से मिले जुले हुए हैं, हमारी संवेदना का हिस्सा है, हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, वो सब एकाएक बेदखल कर दिया जाना। तो वे लिखते हैं, वे आए तो उन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा, वे आए तो उन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा। ये बलि दत्नी जो कि मतलब बहुत बड़े कव्वाल और शायर थे, उनके बारे में है, नहीं चलेगा। नुक्कड़ पर 70 साल से, वो 70 साल से उस नुक्कड़ में रहते आ रहे हैं और कहा जा रहा है ये सब नहीं चलेगा। ये सब याद करते हैं, एक औरत का घड़े जैसा गर्व, एक बच्चे का पैसा लेकर दुकान की तरफ दौड़ लगाना, वे पतंगों का लंबे आसमान में सजना, एक आदमी का 11 बजे रात को लौटना और खाने के बाद 5 पेश पढ़ना, खड़ी बोली और उर्दू से एक जैसा बात करना। और यहाँ वे इस कविता की सशक्त पंक्तियाँ हैं। इसमें पहले हम कहते हैं, उन्होंने मेरा मजार गिरा दिया, ढोलकें फोड़ दी कव्वालियों की, वे भारतीय हैं। उन्होंने मेरा बाजार गिरा दिया, ढोलकें फोड़ दी कव्वालियों की, सतरे काट दिए, दीवान फाड़ दिया और कहा निकल जाओ इस धरती से, इस आसमान के नीचे से। 70 साल के बाद उनसे ये कहा गया कि निकल जाओ। तो यहाँ ये जो कविता की पंक्ति अंत में कहते हैं, ये कहते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? Where someone looks at the slaughterhouse and thinks that they are animals। यानी वो कपड़े and Auschwitz कब निर्मित हुए? जब आप देखते हैं, कसाई घर की तरफ देखते हैं और जब किसी जानवर को मारा जाता है, हमारे मन में कोई संताप नहीं होता, हमारे मन में कोई गिला नहीं होती, क्योंकि हम सोचते हैं they are animals, वो मार रहे हैं। जब मनुष्य के प्रति इस विचार को, मनुष्य के भीतर मनुष्य के प्रति यह विचार बनने लगेगा कि they are animals, मनुष्य animals। इस भाव के साथ विभाजन होता है, इस भाव के साथ विभीषण। हमने अगले से बात की थी और अगले के साथ ही समाप्त करना चाहूँगी। तो अगले में जैसे कि हमने उल्लेख किया था, समांतर साप, शीर्षक सात कविताएं होती हैं, उसमें 7वीं कविता में आगे जो है कहते हैं कि इंसानियत को जगाना होगा, इंसानियत को जगाना। इससे अगर मुक्ति पानी है तो इंसानियत को जगाना होगा। मनुष्य की इंसानियत को जगा कर ही ये सांप्रदायिकता और ये विभाजन और ये विभीषिका, ये मनुष्यों के भीतर से मनुष्यों का विस्थापन, घृणा, प्यार को
विस्थापित करते हुए घृणा का आ जाना अगर मिटाना है तो वहाँ पर मनुष्यता को जगाना है। आगे कहते हैं किंतु भीतर कहीं, आगे की पंक्तियां हैं, किंतु भीतर कहीं भेड़ बकरी बाघ गीदड़ सांप बहुरूप अंदर, कहीं रौंदा हुआ अब भी तड़पता है कहीं रौंदा हुआ हमारे भीतर भी कहीं रौंदा हुआ अब भी तड़पता है सनातन मानव खरा इंसान। क्षण भर को रुको, तुम दौड़ते जा रहे हो इस घृणा में, इस विभाजन में, इस तमाम तरह के विस्थापन में दौड़ते चले जा रहे हो। क्षण भर रुको, उसको जगाओ। ये जो काला पृष्ठ है भारतीय इतिहास का कभी न दोहराया जाए, ये काला पृष्ठ जो इतिहास का है कभी दोहराया ना जाए। मैंने कई कविताएं आपके समक्ष, जितनी मुझे मिली कविताएं लिखी आपके समक्ष रखी, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ आगे किसी कवि को ऐसी कविता लिखने की, कभी आगे इस तरह की कविता लिखने की किसी कवि को नौबत ना आए। ये जो हुआ फिर कभी इसे दोहराया।